नॉन एडजस्टेबल एडवांस की समझ आई हो? आगे नहीं समझ? ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था वैसे थ्योरेटिकली, अगर आपको याद। जी जी बेटा, याद है ना? चैप्टर हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया था। मेरा ख्याल है कि न्यूमेरिकल रह गए थे कुछ, ऐसे ही। कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो डिस्कस करने वाला चैप्टर में? कोई था तो नहीं? पढ़ लिया था सारा यार, ये यहाँ तक। कोई है किताब के अंदर कोई चीज इसके बाद? आई कैप किताब वाला कोई बच्चा देखो। बड़ा कोई भी किताब चलेगी इंशाल्लाह, लेकिन याद रखिएगा कि ये लास्ट अटेम्प्ट वाली हो या इस अटेम्प्ट की नहीं हो, उससे पुरानी ना हो। उसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स। बेटा ये इस नॉन एडजस्टमेंट एडवांस के बाद कोई चीज तो नहीं है? ये कंप्लीट हो गया। ले बेटा 10 सवालों की तरफ आए। ये वो रोले वाली एग्जाम्पल, उनकी अपनी किताब की गलत एग्जाम्पल, ये हमने देख ली थी, अगर आपको याद है। ये गलत एग्जाम्पल है, इस पे सर ना खपाइएगा, गोली मारिएगा। ले बेटा ये सवाल, लेकिन इससे पहले आई कैप का सवाल करो। ये सवाल है आपके सामने, जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ो और इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करो। ये मेरे बच्चे स्प्रिंग 24 का सवाल है, बिजनेस का, क्वेश्चन नंबर 1। उसने बिजनेस के सवाल के साथ बाकी हेड्स की भी मेरे बच्चे कोई सवाल दिए हुए थे, उसके अंदर वो दिए हुए, मान लो कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि और हेड्स के अंदर भी कोई इनकम कैलकुलेट हो रही है वहां पे। हमने अपना जो रेलिवेंट हिस्सा था उसमें, मान लो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला, वो मैंने आपके सामने ये रख दिए। इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया। नहीं, मैंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है। कहता कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, वो हम सारे तो पढ़ नहीं रहे। द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपने टैक्स लाइबिलिटी तक पहुंचना है। टोटल इनकम भी बतानी है उसकी, यही पे फिलहाल इसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टोटल इनकम बताओ, यानी कि सादा अल्फाज में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी बनी। उसके बाद उसकी मेरे बच्चे टैक्सेबल इनकम, वो एक ही बात है मेरे बच्चे, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दो। बस सादा अल्फाज में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दो। 1 सेकंड लाओ, ये मैक्सिमम 2 मिनट का है या 1 मिनट का। टैक्स ईयर देख लो कौन सा है, ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि आज क्लास जरा छोटी है तो सवाल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बंदे का नाम, कौन, सॉरी, बंदा या बंदी, नाम क्या है उसका? जो कैलकुलेट करना होगा यहां पे आप नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, ये सारे अल्फाज नीचे आप लाइन में लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? टैक्स ईयर क्या है बोला? 2024। ये मेरी राइटिंग तो वैसे गंदी है, आप लोग तो अच्छी खूबसूरत राइटिंग के अंदर एक एक लाइन के अंदर ये चीजें आपने लिखनी है। ले बेटा उसके बाद सबसे पहले हम क्या इसका करेंगे? कैलकुलेट रेंट। लेकिन रेंट मेरे बच्चे यहाँ पे तो देखिएगा दो तरह की, और मैंने आपको कहा था मैक्सिमम वर्किंग यहाँ पे आपने दिखाने की कोशिश करनी है जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। जब हम रेंट की बात करते हैं तो रेंट मेरे बच्चे देखो, दो तरह का रेंट दिया हुआ उसने। जो मंथली रेंट है वो है 1 लाख रुपया, लेकिन जो फेयर मार्केट रेंट है वो कितना है? 1,70,000। तो टैक्स ईयर 2024 कब शुरू हुआ था बोला? 1 जुलाई 2023 को, और ये कब तक रहा बोला? 30 जून 2024 तक। कहता है कि 1 जुलाई को ही सुल्ताना ने अपना वो जो प्लॉट है कोरंगी में, उसको लेट आउट कर दिया अपने ही भाई के इंपोर्ट हाउस को। और मंथली रेंट क्या था? 1 लाख, क्योंकि भाई है ना सामने, तो भैया उसकी फेयर मार्केट रेंट क्या था प्लॉट का? 1,70,000, लेकिन भाई को 1 लाख पर मंथ के लिहाज से रेंट पे दे दिया। अब मेरे बच्चे जरा देखो, दोनों तरह निकालो। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, कितना बना बोला? 12 लाख। 12 लाख, और उसके बाद जो 1 लाख, यहाँ पे ना ऊपर हम अज्यूम कर लो, हेडिंग लिख दी रेंट, नीचे एक लाइन लिख दी विच एवर इज हायर। ऐसे ही करना था ना, विच एवर इज हायर। कौन सा विच एवर इज हायर? एक तो जो मिल रहा है उसको ओरिजिनल, और दूसरा क्या है? फेयर मार्केट रेंट। वो कितना बड़ा? 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सॉरी 1,70,000। अच्छा पूरा साल ही नहीं है ना वो खत्म, वो यानी कि जो रेंट पे दिया रखा उसने। हाँ पूरा साल ही है, कोई रौला नहीं इसमें, किसी आने जाने का तो नहीं ना कोई? नहीं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, पढ़ लेने दो भैया। द प्रिवेलिंग मार्केट एंड एडिशनली शी रिसीव्ड ए नॉन एडजस्टेबल एडवांस ऑफ ₹3 लाख, ए नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ ₹1.5 लाख रिसीव्ड फ्रॉम ए प्रीवियस टेंडर इन जुलाई 2022 वाज रिफंडेड। नहीं नहीं, कोई नया नहीं आया, इस साल में एक ही बंदा रहा। हाँ जब इसको रेंट पे दिया था, एक सेकंड, जब इसको अपने भाई को रेंट पे दिया था
उसी वक्त जो पिछला कोई उसने नॉन एडजस्टेबल एडवांस पकड़ा हुआ था, उस बंदे को इससे रेंट पकड़ा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, साथ ही पिछले को नॉन एडजस्टेबल एडवांस कितनी अमाउंट का बोला, 1,50,000, वो वापस भी किया है, यानी कि 1 जुलाई को ही वापस किया है। ये तो नया मिला ना, वो अभी देख लेंगे शायद, अभी आपके वो तो आपके नॉलेज का टेस्ट है ना। देखो ये फिर मार्केट रेंट निकालो मुझे, ये कितना बनेगा, 20 लाख, विच एवर इज हाई, मुझे बताओ रेंट कौन सा आ जाएगा, 20,40,000, ये आगे रेंट की फिगर। अब नॉन एडजस्टेबल एडवांस की वर्किंग बताओ, नॉन एडजस्टेबल एडवांस की वर्किंग 3 लाख माइनस, क्यों 15,000 कैसे निकाला, ठीक है, मेरे बच्चों को समझ आई, नहीं समझ आई, किसी को समझ नहीं आई, नो वर्किंग, क्योंकि प्लॉट है, क्योंकि जब हम नशे में हो हम नशे में ही होते हैं। एक जस्ट नोट लिखना है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, आगे आपने लिखा नोट 1, और ये अमाउंट इतनी रहेगी। रेंट चार्जेबल टैक्स में कितना आएगा, ये 20,40,000, और इसी को ऊपर मान लो कि कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो 20,40,000 मुझे बताओ सैलड है या नॉन सैलड, सैलड बताओ, सलाद नहीं, सैलड, सैलड, मैंने कहा था जल्दी बोलूंगा तो सैलड बोला जाएगा, सैलरी या नॉन सैलड, सैलरी तो है ही नहीं, जिक्र ही नहीं कर रहे, तो कौन सा टेबल 1 या 2, 2, तो देखो उसका टेबल 2 में ये कहाँ पे जाएगा बोला, ये बात समझ आ गई ना। बस एक चीज मैंने बस पता करनी थी, माशाल्लाह कल भी बताई है, आज भी बताई, मेरा ख्याल है आखिर तक बताता रहूँ, ये काम आपने ऐसे ही करना है जो मुझे लग रहा है। कौन सी बात बोला, नॉन एडजस्टेबल एडवांस अगर बिल्डिंग हो तो फिर ही एडजस्ट होता है, प्रीवियस और करंट ऑनर के जो भी मामला हो जैसे आप रिसीव करते हो। अगर प्लॉट के मामले में नॉन एडजस्टेबल एडवांस हो, सादा अल्फाज याद रखना है बस, ट्रीटमेंट वही है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस का तरीकाकार वही है, सिर्फ करेंगे कब उसको, जब बिल्डिंग हो। अगर बिल्डिंग नहीं प्लॉट है, प्लॉट में नॉन एडजस्टेबल एडवांस की कोई वर्किंग नहीं होती, ये आपके रेंट चार्जेबल टैक्स का हिस्सा नहीं होता। देखो रेंट चार्जेबल टैक्स में 3 चीजें थी, कौन कौन सा वाला, रेंट खुद, फोरफिटेड डिपॉजिट और नॉन एडजस्टेबल एडवांस। लेकिन अगर बिल्डिंग हो तो फिर मेरे बच्चे वहां पे ये तीनों आएंगे, लेकिन अगर प्लॉट हो सिर्फ 2 चीजें आएंगी। प्लॉट में नॉन एडजस्टेबल एडवांस होता ही नहीं रेंट चार्जेबल टैक्स के अंदर, क्या होगा बोला, फोरफिटेड डिपॉजिट और रेंट। हाँ फोरफिटेड होता, बेचने की बात करते, फिर वो ना बंदा को खरीदता, वो पैसे बीच में छोड़ जाता, वो हिस्सा बनना था उसको। बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि प्लॉट के मामले में ये जो रेंट जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सोचो सिर्फ देखो कितना, देखो अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट का है ये, सॉरी स्प्रिंग 24 का है, तो स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन नंबर 1 में ये वर्किंग दी हुई है उसने। उसको लग रहा है कि बच्चे नहीं कर रहे, इस बात को समझ ही नहीं रहे कि भाई प्लॉट के मामले में नॉन एडजस्टेबल एडवांस की कोई वर्किंग नहीं है। चलो भाई बस हो गया आज के लिए, यहां से इतना ही। क्या बोला, ये इनकम निकला ही रेंट चार्जेबल टैक्स, इसका जाके वहां पे देखें कि स्लैब रेट कौन सा लगेगा, 3 लाख। ये कैसे निकाला बोला, टैक्स जब हमने निकाला तो कैसे निकाला, मिनिमम कितना था बोला, 1,70,000 मिनिमम था, ठीक हो गया, ये फिक्स है, प्लस 20 होगा, 4,40,000 के ऊपर 30%। तो इस तरह करके मेरे बच्चे हमने टैक्स लायबिलिटी निकाली हुई। जब हम पूरा सवाल करेंगे ना कल, फिर कर लेंगे, आज ही करना था मेरे बच्चे, आज कोई मेरा ख्याल है कि एक ये मेरे बच्चे सवाल आया हुआ है आपका आइटम 23 के अंदर 8 नंबर का, ये हमने करना था। मेरा ख्याल है कि इसको अल्फाजों में करते हैं, कल सॉल्व करेंगे, अल्फाजों में करवा देंगे आप इंशाल्लाह, डिस्कस तो कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक पूरे सॉल्व नहीं ना करेंगे मेरे बच्चे हमें समझ को नहीं आनी। कल इंशाल्लाह लायबिलिटी तक सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे टेबल शेबल के साथ। बस आप जरा बातों बातों में मुझे बताएंगे यहाँ पे हुआ क्या है, ताकि आपके नॉलेज का पता चल जाए। सबसे पहले क्या पढ़नी है, रिक्वायरमेंट कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ काशिफ अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2023। तो टैक्स ईयर 2023 कब शुरू हुआ होगा बोला, 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। कहता कि जो भी हो सकता है इसमें कुछ और इनकम भी दी होंगी उसने। कहता हर हेड की जो इनकम जहां पे बनती है वहां पे कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो शुरुआत कहां से हुई, कहता है काशिफ इज ए रेजिडेंट फाइलर। अगर रेजिडेंट है तो हमने क्या डिस्कस किया था, स्कोप ऑफ इनकम, इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम भी और इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी, दोनों पाकिस्तान में क्या होंगी, टैक्स होंगी।
लेकिन अगर होगी कोई, ये तो बता रहा है ना शुरू के अंदर आपको कि कहीं इस चक्कर में ना पड़ जाना, है ये रेजिडेंट, दिन काउंट करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि फाइलर है ऑन ए सिंगल स्टोरी बंगलो, है कोई बंगलो, बंगलो कह लो, बंगलो कह लो, इन कराची। कहता है इंक्लूडिंग ए बेसमेंट, यानी कि उसके पास एक बंगला है कराची में, सिंगल स्टोरी है लेकिन उसकी बेसमेंट भी है। कहता है ही सोलली यूज द बेसमेंट पोर्शन ऑफ द, क्या बोलते हैं हम लोग वैसे इसको, बंगलो ही बोलते हैं, बेंगलो बोलते हैं भैया, उसने बोल दिया तो बेंगलो। कहता है कि ही सोलली यूज द पोर्शन ऑफ द बेंगलो विच कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल बेंगलो एरिया। यानी कि उस बंगले का, कहता है कि वो जो बेसमेंट है खुद इस्तेमाल करता है, और वो टोटल बंगले का कितना बनता है, 20%। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत, अल्फाजों में थोड़ा सा गौर रखना। अगर ये सारी की सारी बिल्डिंग मान लो कि ये पोर्शन निकाल के उसने रेंट पे दे दी, तो कितना रेंट उसका जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? वो तो इसने रख लिया, सारे का सारा ही रेंट में जाएगा ना, जो रखना था वो तो रख लिया उसने, जो बाकी रेंट पे दिया वो तो सारा सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा ना, उसका 80% तो नहीं करना। नहीं ना समझाई, देखना निश्चय हो। गोली मार, मैंने कहा कि ये बेसमेंट में बैठे हुए हम, इसके ऊपर भी एक मंजिल है। मैं आपको कहता हूं कि ये 20% बनता है, ये जो इतना पोर्शन है, मैंने ये हिस्सा रख के 1 लाख रुपए पे ये बिल्डिंग रेंट पे दे दी है, ये हिस्सा छोड़ के मेरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितना जाएगा, 1 लाख ही जाएगा ना, उसका क्या लेना देना है? बात समझ आ रही है कि नहीं? ये इस लिहाज से है क्योंकि ये था ना, जब ऊपर 20% रखा ना, तो बच्चों ने तो गलती की होगी, जो रेंट आ रहा होगा उसका कितना लेना है, 20%। लेकिन अल्फाजों में गौर करना। हाँ हाँ, है, नहीं नहीं, खुदा का खौफ करें, नहीं अभी, अभी उनको कहें बस रुकें थोड़ा सा, ये बच्चे बेचारे बड़ी दूर से आगे बैठे हैं। वो एक फर्ज कफाया है, हम वो दुआ में भी रल जाएंगे तो खैर है। ले मेरे बच्चे वापस आओ। अब ये हमारा साल कब शुरू हुआ बोला, 1 जुलाई 2022 को, ऐसे में कहता है कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही रेंटेड हिज बेंगलो एक्सक्लूडिंग द बेसमेंट पोर्शन टू अहमद अंडर ए 3 ईयर रेंटल एग्रीमेंट। उसने 2019 के अंदर, 1 अक्टूबर 2019 में, टैक्स ईयर कौन सा था बोला, 2020 में, टैक्स ईयर 2020 में उसने ये अपना घर किसी को रेंट पे दिया था, 3 साल का एग्रीमेंट, किसको दिया था रेंट पे, अहमद को। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे, अहमद को। कहता है अदर डिटेल्स ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट आर एज बिलो। मंथली रेंट अहमद के साथ कितना तय हुआ था, 3 लाख। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी क्या थी, 3.5 मिलियन। और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस क्या हैं, 40। अब देखो मुझे एक बताओ, रेंट चार्जेबल टैक्स में कौन कौन सी अमाउंट जाया करते थे? सिर्फ 3 बातें थी उसमें, हमने डिस्कस किया, पक्का यकीन लेकर आना है। एक तो मंथली रेंट जो भी बनता हो, फोरफिटेड डिपॉजिट, और नॉन रजिस्टर्ड एडवांस। क्या वहां पे हमने ये जो मंथली सिक्योरिटी चार्जेस ये लिखे हैं? अच्छा मेरे बच्चे, एक तो होता है कि एक सिक्योरिटी खाली अमाउंट होती है कोई सिक्योरिटी की, होता है ना कि बात कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, सिक्योरिटी अगला बंदा दे देते हैं, वो भी एडवांस ही होता है, वो भी हम ट्रीट कर सकते हैं। बात वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस नहीं देगा, सिक्योरिटी के नाम पे पैसे दे देगा, सिक्योरिटी के नाम पे पैसे दे देगा। आपके पास है कुछ तो उसको सुन ले बेचारे, ले बेटा। लेकिन अगर मंथली सिक्योरिटी चार्जेस की बात कर रहा है, ये कौन से मंथली सिक्योरिटी चार्जेस होंगे, जो सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा हो रहा है उसका। ये नहीं कह रहा कि उस टेनर से ले रहा है, ये सिक्योरिटी के खर्चे की बात कर रहा है, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी उसके साथ तय किए, अगर चाहे उसी से ले रहा है, लेकिन ये उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी की बात हो रही है, ये उसी से चार्ज कर रहा होगा, अहमद से ही चार्ज कर रहा होगा। ना कर यार उसको, सुन ले, मैं कह बाहर जाके सुना उसको, दोबारा सुनो मेरे से। ये जो मंथली सिक्योरिटी चार्जेस हैं, क्या ये हमारे रेंट का हिस्सा बनेगा? है ही नहीं ना, हमारी रेंट की डेफिनेशन में है नहीं इस तरह की कोई बात। तो सर ये अहमद से चार्ज तो कर रहा है, तो देख लेंगे आगे क्या बनेगा इसका, है इसका क्या करना है हमने, कोई पैसे तो ले रहा है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी याद है हमने डिस्कस किया, जब बिल्डिंग रेंट पे देते हो साथ कोई अमेनिटीज सिक्योरिटीज इस तरह की चीजें सर्विस वगैरह, उसके जो पैसे हैं वो कहां पे जा करते थे भला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसका मतलब उसने कहा ना रेलिवेंट हेड के अंदर, तो ये कौन सी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम आ गई मेरे बच्चों, ये दोनों क्या है, प्रॉपर्टी वाली। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कहता है इन एडिशन टू द अबव काशिफ आल्सो प्रोवाइड अहमद विद बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट ए फिक्स्ड मंथली चार्ज ऑफ ₹50,000। उसको साथ ये भी सहूलत दे रखी है कि भैया अगर बिजली जाएगी, यहाँ पे आपको बैकअप दे रहे हैं हम जनरेटर का, तो 50,000 पर मंथ उसका चार्ज करेंगे। तो बिजली का जो चार्ज करेंगे ये रेंट में जाएगा नहीं, ये तो अदर सर्विसेज में जाएगा ना। ये जो 50,000 ले रहा है ये भी कहां पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
तो दो इनकम इसकी कौन सी आ रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली। कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बेंगलोर, यानी कि वो जो बेसमेंट है उसका अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जनरेटर है ये 50,000 का जो भी इसका जो खर्चा होगा जनरेटर का, वो सारे का सारा किसको चार्ज हो रहा होगा भला? इसी को, क्योंकि जनरेटर है ही इसके लिए। कहना ये चाह रहा है, अगर जनरेटर के ऊपर कोई खर्चा होगा वो किसके खाते में जाएगा? अहमद के खाते में जाएगा, क्योंकि जनरेटर का जो खर्चा है वो सारे का सारा मेरे बच्चे वो है ही अहमद के लिए। हाँ, अगर वो कहता है कि ये जो जनरेटर है ये दोनों में यूज होता है, तो फिर इस खर्चे का मान लो कि इसको ये तो पैसे आ गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 50,000, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई खर्चा होना था जनरेटर के ऊपर, उस खर्चे का क्या करना था? 80% भी लेस करना था। नहीं ना, कल सॉल्व करेंगे, मैं कह रहा हूँ पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह सही से समझ आ जाएगी इसकी, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। कहता है कि 30 नवंबर 2022 को ये हमारे साल में आ गया, इसका मतलब अहमद पीछे चला आ रहा है। अहमद से हमारा जो रेंट कितना है बोला? 3 लाख रुपया। 1 जुलाई 2022 को अहमद हमारे पास है, चाहे वो 19 में आया हुआ है, लेकिन 1 जुलाई 2022 को कौन था हमारे पास? अहमद था। और वो हमें रेंट कितना दे रहा? 3 लाख रुपया। जुलाई में भी यही है, अगस्त में भी यही है। अब हुआ क्या? कहता 30 सितंबर को, तो इसका मतलब क्या हुआ? सितंबर तक शायद यही है, ऐसे में रोचो। कहता 30 सितंबर को द रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड, खत्म हो गया। 30 सितंबर तक ये अहमद हमारे पास रहा, एंड काशिफ एग्री टू सेल द एंटायर बेंगलोर टू अहमद, और उसने एग्रीमेंट कर लिया उसके साथ, अहमद के साथ, ले खरीद ले भैया आप इसको। कहता नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वाज रिटेन्ड एज ए डाउन पेमेंट फॉर द परचेज। और वो जो हमारी ये पेमेंट थी, देखो ये पैसा हमने पूरे का पूरा वापस करना होता। जब ये बंदा वापस जा रहा होता ना, क्या इसमें से लेस करके देते हैं उसको? ना ना, बस हाँ ये होता है कि हम अपना जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो नया टेनेंट आ गया हो, इसका 10% तो हमारे रेंट में जा रहा था ना, क्योंकि पैसा तो इस्तेमाल कर रहे थे आप। ये जो पिछले प्रीवियस ये जो अहमद ने हमें दिया 35 लाख रुपया, ये पैसा हम इस्तेमाल करते, तभी तो टैक्स वालों ने कहा था ना सर, अगर बैंक से लोन लेते तो आपका अच्छा खासा आपको फायदा होना था, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ना था। चलिए इस तरह देखो, अगर आप ये 35 लाख बैंक से लेते तो आपको 15-20% इंटरेस्ट पे करनी पड़नी थी। अब ये पैसा आपने किससे ले लिया? अपने टेनेंट से, बगैर इंटरेस्ट के। फायदा तो हुआ है, तो इसका फायदा 10% हर साल के लिहाज से क्या करो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड करो। ऐसे ही करते थे ना हम लोग। लेकिन जब हम पैसा वापस करते हैं ना, वो पूरे की पूरी अमाउंट वापस करते हैं। बात समझ आ रही है? अब अल्फाज क्या है, उसने कहता कि अहमद ने कहा कि भैया वो जो मैंने आपको 35 लाख सिक्योरिटी दी है ना, उसी को आप क्या ट्रीट कर लो? बयाना। उसको मेरी तरफ से क्या ट्रीट कर लो? डाउन पेमेंट, बयाना। ये मैंने आपको दे दी 35 लाख रुपए। नॉन ये जो मुझे ये बताएं, जो अमाउंट मिली है नॉन एडजस्टेबल वाली, वो कितनी आई है अभी इसके पास बयाने के तौर पे? 35 लाख रुपए। कहता है 25 अक्टूबर 2022 को अहमद बैक्ड आउट ऑफ डील एंड डिक्लाइन टू परचेज द बेंगलोर। 25 अक्टूबर को, ये 1 अक्टूबर को कहीं बात हुई होगी, 30 सितंबर को तो एंड हुआ ना, तो वहीं पे कहीं बात हुई, और 25 अक्टूबर को मुकर गया अपनी बात से। उसने कहा कि भैया मैंने नहीं। अब मुझे बताओ कोई अमाउंट आई है अब आपके रेंट में? 35 लाख रुपया आया। ये ध्यान रखना, इसमें कमी बेशी ना करना। ये क्योंकि अभी हम इसको क्या फोरफिटेड डिपॉजिट में ये चला गया है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होनी। 35 का 35। आगे देखो, कहता है कि एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फोरफिटेड द नॉट, ठीक हो गया। 1 नवंबर 2022 को देखो, रेंट हमारे पास कब तक रहा बोला? सितंबर तक। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। अब कहता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना कहीं पे लिखा हुआ? कुछ नहीं। अक्टूबर पूरा ही गया मेरे बच्चे। नवंबर को, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को यहां पे आके मेरे बच्चे दोबारा से मैं अल्फाज जरा देखिएगा इसका, फिर मुझे बताना। कहता है कि 1 नवंबर काशिफ रेंटेड द बेंगलोर टू न्यू टेनेंट, राशिद को दे दिया उसने, अंडर ए रेंटल एग्रीमेंट विद द सेम टर्म एज अबव। कहता है उसके साथ जो रेंटल टर्म्स हैं वो वही हैं जो ऊपर है। ऊपर कौन सी थी टर्म्स? ये वाली मुझे बताएं। राशिद रेंट कितना देगा पर मंथ? राशिद ने कोई वो दिया नॉन एडजस्टेबल एडवांस? कितना बोला? 35 लाख। क्या राशिद कोई मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी दे रहा है उसको? कितने बोला? 40,000। सेम वही जो ऊपर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मेरे बच्चे कहना अंडर ए रेंटल एग्रीमेंट विद द सेम टर्म्स है ऊपर जो भी है। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ ₹3,60,000 टू द सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड को कोई सैलरी कोई रेंट में है इसका कोई लेना देना? कहीं नहीं। देखेंगे इसको, सिक्योरिटी के पे कर रहा है 3,60,000 एंड इनकम ₹4,50,000 फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। जनरेटर के ऊपर उसका खर्चा हुआ है साल में 450, और सिक्योरिटी गार्ड को साल में कितना पे किया? 360। इसका क्या करना पड़ा? ये जो आपका 40,000, ये कौन सी बोला? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स, ऐसे ही ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो थी आपकी, ये कितनी बनी होगी? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि एक महीना तो बीच में कोई था ही नहीं। 3 महीने तक कौन रहा? अहमद। अक्टूबर का महीना छोड़ के आगे कौन आ गया? राशिद। तो सिक्योरिटी चार्जेस 3 महीने तक अहमद से मिलते रहे और अगले 7 महीनों तक राशिद से। तो टोटल कितने होंगे? 11। तो 11 महीनों के जब मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपकी सिक्योरिटी चार्जेस जो आपने वसूल किए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसमें से लेस क्या करेंगे बता? जो आपने सिक्योरिटी गार्ड को फीस पे की है, जो तनख्वाह पे की है सिक्योरिटी गार्ड को, वो कितनी पे की है? मैंने कुछ कितनी पे की है? लेकिन सर समझा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कल जब सॉल्व करेंगे दोबारा दोबारा इसलिए बता दूं कि आप घबराए ना जाए, सर ये तो सारा प्रॉपर्टी का सवाल सत्यानाश हो गया। मुझे बताओ 40 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना बना था भला? 440। लेकिन इसमें से लेस क्या करेंगे? जो हमारा खर्चा हुआ है किसके ऊपर? सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी पे की है। देखो जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पे की है कितनी बना? 360। वो सिर्फ वो ऊपर के हिस्से की थी या पूरी बिल्डिंग की थी? पूरी बिल्डिंग की है सिक्योरिटी, पूरी बिल्डिंग की है सिक्योरिटी गार्ड, तो पूरी बिल्डिंग का है। बात समझ आ रही? लेकिन सिक्योरिटी चार्जेस किसके ले रहे हो? ऊपर वाले हिस्से का। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी चार्जेस तो पूरे यहाँ पे ऐड होंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे सैलरी की, जितनी उसकी सैलरी बनती होगी कितनी बनी है बोला? 3,60,000। 3,60,000 का लेस क्या करेंगे? 80%, क्योंकि वो ऊपर 20% बेसमेंट था है। वो तो हमारे लिए था ना 20%, उसके लिए तो 80% है। तो ये खर्चा मैं यहाँ से लेस सिर्फ बता रहा हूँ, आप इस तरह करके कैलकुलेशन होगा। और इस सवाल को कल हम करेंगे। बाकी आप बता चुके हो इसका रेंट कितना बनता होगा? 3 महीने एक और 7 महीने अगले, 11 महीने का रेंट बनेगा है क्या? जो भी है वो आप उसको वो कर लीजिएगा, लेकिन कल इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको बताया, डिस्कस किया थोड़ा सा। लो बेटा जल्दी से। लो बेटा, इसका मतलब है कि हम कम से कम वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं जल्दी से। नहीं मेरे बच्चे, मुझे ये बताएं, ये अहमद आया कब था बिल्डिंग में? 1 अक्टूबर 2019। ये साल कौन सा टैक्स ईयर? टैक्स ईयर था 2020 में अहमद आया। कितना उसने हमें नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया? अच्छा पहले तो मुझे बताएं, ये जो करंट राशिद है, नॉन एडजस्टेबल एडवांस राशिद का मुझे बताएं ये कितना था बड़ा? 3.5 मिलियन। इसमें से लेस क्या करेंगे? पोर्शन ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड, ऐसे ही ना मेरे बच्चे? जो प्रीवियस स्टैंडर्ड का था वो लेस करेंगे इस साल का निकालने के लिए। मेरे बताएं, जो प्रीवियस था वो आया कब था टैक्स ईयर? 2020 में। 2020 में भी रहा, वो पूरा चार्ज हुआ होगा 10% इसका, 35 लाख का। 21 में पूरा हुआ होगा, 22 में, 22 में भी पूरा हुआ होगा, 23 में हो गया है। ऐसे ना बच्चे, सितंबर 23 में गया वो आखिर में। इसका मतलब क्या हुआ? 3 सालों तक वो सितंबर का तो कुछ ऐड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है? जो नया आया है 35 लाख है, उसमें से लेस क्या करेंगे? जो पहला था 35 लाख, उसका 1/10 मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे में बच्चों मुझे बताइए ये अमाउंट कितनी निकलेगी बोला? चाहे वहां पे एक ही फिगर लगा देना, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट देख लेना। आपको नहीं बता दिया करो यार, आसान होता है। ये मेरे बच्चे कौन सा हिस्सा निकला? जो पिछले का चार्ज हुआ। इसको लेस करें तो कितनी अमाउंट आती है बोला? कितना? 2 पॉइंट, इसका कितना लेना बोला? 1/10। तो ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ से लेस हो जाएगा, फिर जितनी अमाउंट आएगी उसको, तो ये कल कर लेंगे, परेशान नहीं होना। आज के लिए बहुत माजरत मेरे बच्चों, एक अचानक से ही, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे, आपको बता के जाने का वक्त किसी को कोई नहीं पता होता। तो एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके फादर की डेथ होगी, तो वहाँ पे जाना है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप टेस्ट करें।
और टेस्ट हर सूरत सॉल्व करके जाएं। चैप्टर नंबर 4 का है, जनरल बातें हैं। और मेरे बच्चों, आप लोगों का जो इतना, शायद आपने तो वेट भी किया होगा इस क्लास के लिए। अच्छा, ये 5 जुलाई तक हमारी क्लास की टाइमिंग ये होगी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये क्लास की टाइमिंग शायद हम ले जाएंगे सबका मशवरे से, अगर सब एग्री होंगे तो तकरीबन कोई 11 बजे, 11 से लेके 1 बजे तक। अगर आप लोगों की क्लास का कोई क्लैश नहीं होगा, अगर क्लास का क्लैश नहीं होगा, फिर अगर ना हुआ तो इट्स ओके, चलता रहेगा यहाँ पे। लेकिन इस क्लास को 2 घंटे कर दिया जाएगा। वीलो सीलो पीछे चले जाएंगे थोड़े से, इसको हम थोड़ा सा शायद पीछे ले आए, थोड़ा सा यहीं पे पीछे ले आए। तो मादत मेरे बच्चों, वेरी वेरी